एक हीरो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे अपने ही लोगों से धोखा मिला और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आम इंसान इससे डरने लगे, लेकिन फिर भी ये उन्हें बचाया करता था और ऐसे ही उन्हें बचाते हुए एक दिन इसकी जान चली गई। और जब ये गॉड के सामने आया तो इसने उनसे एक विश मांगी, मुझे अपने अगले जन्म में एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर एलन की आंख खुल जाती है। उसका भाई उसे यहाँ पर बुलाने के लिए आया था। चलो तुम्हें डैड बुला रहे हैं, जो कि उसका छोटा भाई था। जाते हुए उससे ये कहने लगता है, तुम्हारी वजह से आज तक मुझे काफी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आज डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब एलन अपने फादर के सामने आ गया था। वो उससे कहते हैं, तुम्हें ड्यूकल हाउस में रहते हुए लगभग 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल वो तो बस अभी तक एक ही है और तुम्हारी पावर स्टेटस भी वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे बुरी बात, तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, जबकि गॉड ने इस दुनिया में सभी को पावर्स दी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे पास पावर नहीं है और तुम जैसा बेवकूफ इस बात को अच्छे से समझ सकता है। एलन कहता है, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, क्योंकि तुम हमारी फैमिली में सबसे बड़े बेटे हो और तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल रहा हूँ। एलन बाहर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्यूक के घर में जन्म लूंगा। और वो सोचता है उसकी पिछली लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो फ्री है तो ये अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जी सकता है। अब वो शहर से बाहर आ गया था और एक जंगल में बैठ के फिशिंग करने लगता है और वो सोच रहा था, शायद इस दुनिया में मेरे से कोई नहीं डरेगा तो मैं आसानी से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। तभी एलन की नजर कुछ मॉन्स्टर्स पे पड़ती है जो कि इंसानों पे अटैक कर रहे थे और वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हम एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम बैट्रिस था और ये वहाँ पर उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और ये उन मॉन्स्टर पे अटैक तो करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर दोबारा से जुड़ रहे थे। बैट्रिस अब ये सोचने लगती है कि वो प्रिंसेस रिस को कैसे बचाएगी, इसलिए वो प्रिंसेस को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रिस बैट्रिस की बात नहीं मानती। एलन रिस को देखकर ये याद करने लगता है कि वो पहले भी उससे कहीं मिल चुका है और तब उसे याद आता है वो एक पार्टी में उससे मिला था और उस पार्टी में सभी लोग एलन के ही बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का एक फेलियर है और उसी की वजह से वेस्टफेल्ड फैमिली का नाम खराब हो रहा है और रिस भी वहीं पर थी जो कि सबको शांत रहने के लिए कहती है। एलन फेलियर नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। इधर एलन डिसाइड करता है क्या वो प्रिंसेस रिस को बचा कर रहेगा और इधर एक मॉन्स्टर ने बैट्रिस पे अटैक कर दिया था जिससे वो घायल हो गई थी। रिस उसे देखकर काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। अब एलन अपनी पावर का इस्तेमाल करके तेजी से प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर प्रिंसेस पे अटैक करने ही वाला था। प्रिंसेस तेजी से एलन का नाम चिल्लाती है और तभी अचानक एलन आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। रिस एलन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शौक होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इनसे निपट लेता हूँ। अब एलन अपनी डिवाइन आइज पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसे सारे मॉन्स्टर्स के सोर्स दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी 100 सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी मॉन्स्टर को यहीं पे खत्म कर देता है। बैट्रिस रिस से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ करना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और रिस ये देखकर इमोशनल होने लगती है। तभी एलन बैट्रिस के पास आता है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देता है, जिसके बाद बैट्रिस अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ये लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि एलन ने ये कैसे किया। एलन सोचता है, मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बता सकता कि वहाँ पर मैं एक हीरो था और मेरे पास वहाँ पे जो जो पावर्स थी वो पावर्स मेरे पास इस लाइफ में भी हैं। बैट्रिस कहती है, शायद गॉड ने इसे हीलिंग मैजिक की पावर दी होगी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। एलन उसकी बात करते हुए रिस से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो एक प्रिंसेस हो, तुम्हें तो कासिल में होना चाहिए। रिस बताती है, कुछ टाइम पहले उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंट्री को बचाने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए वो बैट्रिस के साथ कोलम विलेज जा रही थी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसे वहीं से मिली थी। और फिर वो एलन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन कहता है, क्यों ना हमें कैरेज में बैठ के बात करनी चाहिए। रिस कहती है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन एलन अपने मैजिक से उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़कियाँ काफी ज्यादा शॉक थी, जिसके बाद ये लोग कैरेज में बैठ के उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं। रिस एलन से ये पूछ रही थी, तुम्हें वेस्ट लेफ्ट फैमिली से क्यों निकाला गया? एलन कहता है, क्योंकि मेरे डैड को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मेरी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नाम खराब हो रहा था। एलन रिस से कहता है, अगर किंगडम में सभी को ये पता लग गया कि मेरे पास ये पावर्स हैं, तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बैट्रिस कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएंगे। रिस इस पे मना करती है, मैं कंट्री के लिए अपने फ्रेंड को खतरे में नहीं डाल सकती, मैं इसकी मदद करूंगी ताकि एक अच्छी लाइफ जी सके। रिस की बात सुनकर एलन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर अगले सीन में ये लोग कोलम विलेज में पहुंच गए थे और ये लोग यहाँ पर आके काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इस विलेज में कोई भी इंसान नहीं था। रिस
रिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होगा। एलन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस हो जाती। बेट्रिस कहती है ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है, जब से तुम हमारे साथ हो किसी भी मॉन्स्टर ने हम पे अटैक नहीं किया। रिस उसे ये कहने लगती है ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे मॉन्स्टर्स को हंटर्स ने मार दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो विलेज में आने से डरते हो। फिर उन्हें एक जगह पर काफी सारे लोग दिखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी काम से आए होंगे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को अपने घर से बाहर निकाल रहा है और रिस इस लड़की को जानती है, इसका नाम अकीरा है। रिस उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन अकीरा को रिस के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो रिस से कहती है अरे तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और रिस उस पर गुस्सा हो जाती है अरे यार तुम तो वही हो जो मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे खतरे के बारे में बताया था। और अकीरा उससे माफी मांगती है, वो कहती है दरअसल मुझे किसी का भी नाम याद नहीं रहता। इधर बेट्रिस एलन से ये पूछती है क्या तुम्हें ब्रेवर के बारे में पता है। एलन कहता है ये क्या चीज है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो उसे बताने लगती है ब्रेवर एक तरह की पावर स्किल है जो कि गॉड सिर्फ एक ही इंसान को देता है और वो पावर काफी ज्यादा होती है और जिसको भी वो पावर मिलती है हम लोग उसे हीरो कहते हैं। रिस कहती है अकीरा के पास भी वो पावर है और ये एक हीरो है। बेट्रिस कहती है लेडी रिस के पास भी लाइटनिंग पावर है। एलन सोचता है क्या ये लोग यहाँ पर हीरो को बचाने आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। अब अकीरा सबको ये बताने लगती है वो इस विलेज से गुजर रही थी, तभी उसे एक छोटी बच्ची मिली और उसे विलेज के सभी लोगों ने ड्रैगन के पास सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा था। और ये सुनने के बाद वो विलेज के चीफ से बात करने के लिए आई थी, लेकिन चीफ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बेट्रिस कहती है शायद उस ड्रैगन ने विलेज के लोगों को डराया होगा। एलन कहता है नहीं, बात कुछ और है, क्योंकि उस ड्रैगन के लिए ऐसा करना काफी ज्यादा आसान होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे विलेज को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा होगा। बेट्रिस कहती है शायद यही रीजन हो सकता है कि हमें रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखे, वो सारे मॉन्स्टर ड्रैगन से डर के छुप गए होंगे। अब ये लोग पूछते हैं वो छोटी बच्ची कहाँ पर है। अकीरा कहती है मैं उसे एक केव में छोड़कर आई हूँ, अगर मैं उसे अपने साथ लाती तो हो सकता था मैं मुसीबत में पड़ जाती, लेकिन अब मैं खुद जा रही हूँ उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए। एलन अकीरा से ये पूछता है विलेज के लोगों ने तुम उस ड्रैगन को मारने के लिए नहीं कहा, तो तुम ऐसा करने क्यों जा रही हो। अकीरा कहती है क्योंकि उस बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मुझे उसकी जान बचानी पड़ेगी। अब ये दोनों लड़कियां भी अकीरा के साथ जाने की बात करती हैं और वो एलन को थैंक्स कहती हैं क्योंकि उसने ही इनकी जान बचाई थी। एलन कहता है क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। रिस कहती है तुम्हारे मिशन का क्या हुआ, तुमने तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी थी। एलन कहता है वैसे तो तुमने सही कहा, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग जंगल में आ गए थे। अब अकीरा सबको अपना प्लान बताने लगती है, मैं आगे से ड्रैगन के सामने जाऊंगी और तुम लोग साइड से उस पे अटैक कर देना। रिस अकीरा से ये पूछती है क्या तुम उस लड़की के लिए उस ड्रैगन के सामने जाओगी। अकीरा कहती है क्या तुम्हें मेरी पावर पे शक है कि मैं उस ड्रैगन के सामने नहीं जा सकती। रिस कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पावर पे पूरा भरोसा है। एलन अकीरा से ये कहता है वैसे मैं भी सामने से जा सकता हूँ। अकीरा कहती है अगर तुम सामने से जाओगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि ड्रैगन को तुमने ही हराया है, और वैसे मुझे पता है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तो पहले हमें मिलकर इस ड्रैगन को हराना होगा और उसके बाद हम एक बैटल करेंगे। अब अकीरा सामने से ड्रैगन से फाइट करने के लिए निकल गई थी और इन लोगों को पीछे से आने के लिए कहती है। ये लोग पहाड़ चढ़ के ऊपर जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है और अकीरा ने ड्रैगन से फाइट करनी स्टार्ट भी कर दी है। अकीरा उस ड्रैगन पे काफी खतरनाक अटैक करती है, लेकिन इस ड्रैगन को उससे कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन अकीरा का मजाक बनाने लगता है। तुम इंसान अपने आप को हीरो कहते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम्हारे अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं। ये सुनकर अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी और भी पावर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन अब भी इस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। तभी अकीरा की नजर उस बच्ची पे पड़ती है जो कि उसे मिली थी। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ड्रैगन कहता है ये तो वही बच्ची है जिसे मैंने छोड़ा था। अकीरा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है, आखिरकार तुमने इसे क्यों छोड़ा था। ड्रैगन बताने लगता है मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि इसकी आंखों में मुझे वो डर दिखा जो कि मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे किसी इंसान को मारने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लोगों के चेहरों पर डर देखना अच्छा लगता है, जैसे कि अभी तुम्हारे फेस पर आ रहा है। इससे अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट जाके ड्रैगन पे अटैक कर देती है, लेकिन ड्रैगन उल्टा उस पे अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। अकीरा इससे काफी दूर जाके गिरती है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। अब ये ड्रैगन अकीरा को बस मारने ही वाला था, तभी एलन आकर उस ड्रैगन का पर काट देता है। ये देखकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक होता है। तुम
तुमने ये कैसे किया? तुम तो एक मामूली इंसान हो। एलन कहता है तुम्हें ऐसा गलत लगता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के कोर को देख लेता है, लेकिन ड्रैगन फिर भी उसे उल्टा सीधा बोल रहा था, तुम एक कमजोर इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एलन प्रिंसेस की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एलन को लेकर उम्मीद थी और वो समझ जाता है कि लोग मुझे पहले से ही उल्टा सीधा बोला करते थे, लेकिन एक प्रिंसेस ही थी जिसने मुझे समझाया और वो अपनी काफी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है और वो एक ही झटके में उस ड्रैगन को वहीं पे खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर की बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे आसमान में छाए काले बादल भी साफ हो जाते हैं। अब ड्रैगन मरते हुए ये कहता है, आखिरकार इस लड़के ने मुझे हराया कैसे? मुझे उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इस जैसा पावरफुल इंसान भी यहाँ पर आने वाला है। अब एलन ने उस फाइट में अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल किया था जिस वजह से वो थक चुका था और अब वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, रिस उसके सामने बैठी होती है। एलन उनसे पूछता है, बैट्रिस और अकीरा कहाँ पर है? रिस बताती है कि वो दोनों अपनी ट्रेनिंग में बिजी हैं और वो उससे कुछ कहने की ट्राई कर रही थी लेकिन वो हिचकिचा रही थी क्योंकि एलन ने देख लिया था कि रिस के पास हीलिंग पावर है और एलन ने ये सुना था कि एक लड़की जब भी सफर में जाती है तो वो अपने हीलिंग मैजिक से अपने घायल दोस्तों की हेल्प करती है और इसलिए उसे सेंट का टाइटल दिया गया था। लेकिन एलन को ये नहीं पता था कि वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस रिस है और रिस उससे माफी मांगती है ये सीक्रेट रखने के लिए। एलन कहता है, तुम मेरे लिए सेंट या कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम मेरे एक अच्छी दोस्त हो और ये सुनकर रिस को अच्छा लगता है। अब अकीरा एलन को बुलाती है ताकि वो इसके साथ ट्रेनिंग कर सके। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। रिस अकीरा से कहती है, हम तुम्हें आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन अकीरा अकेले ही अपना सफर तय करना चाहती थी और इस छोटी बच्ची को भी अकीरा से अटैचमेंट हो गई थी और अकीरा ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस बच्ची का ध्यान रखेगी। लेकिन एक बात उसे अभी तक परेशान कर रही थी कि एक हीरो होकर भी वो एक ड्रैगन को नहीं हरा पाई, इसलिए वो एक हीरो कहलाने के लायक नहीं है और उसे ऐसा लगता है उसके पास जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो एलन को दे देनी चाहिए। लेकिन एलन उसे लेने से मना करता है, जरा उस छोटी बच्ची को देखो, उसके लिए तुम ही उसकी हीरो और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर अकीरा की आंख भर आती है। जैसे वो कुछ कहने वाली थी वो लोग यहाँ से जा चुके थे। फिर हम एलन के डैड को देखते हैं, उनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उनका प्लान था रेड ड्रैगन का इस्तेमाल करके प्रिंसेस रिस और हीरो को मारने का और ये बात सुनकर ब्रैड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने रिस को मारने के लिए पहले काफी सारे मॉन्स्टर भेजे थे और अब ये रेड ड्रैगन भी इस प्लान में फेल हो चुका है। क्रोइक उससे कहता है, अभी हमें शांत रहना चाहिए क्योंकि हमें नेक्स्ट प्लान के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होगा। ब्रैड कहता है, ऐसे तो प्रिंसेस और अकीरा दोनों ही हमारे हाथों से निकल जाएंगे। क्रोइक कहता है, भले ही वो जहाँ भी जाए लेकिन रहेंगे तो वो किंगडम में ही और हमें ये मौका दोबारा से मिल जाएगा। अब क्रोइक अपने हैचमैन से उस एल्फ के बारे में पूछता है। वो इससे कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, उसका सर मैं आप तक पहुंचा दूंगा और ये गॉड और इस किंगडम से बदला लेना चाहता है, इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है। और अपने डैड के प्लान से अनजान एलन रिस के साथ जा रहा था एक ब्लैक स्मिथ के पास क्योंकि उसकी स्वॉर्ड अब टूट चुकी है और उसे एक न्यू स्वॉर्ड चाहिए होगी। रिस एक ब्लैक स्मिथ को जानती है जो कि एक एल्फ है और वो इसके लिए काफी अच्छी स्वॉर्ड बना देगी। रिस ये स्वॉर्ड देकर एलन से माफी मांगना चाहती थी क्योंकि इनकी वजह से ये इन चीजों में फंस चुका है। उस ब्लैक स्मिथ का घर काफी ज्यादा दूर था तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये एक रात यहीं पर बिताएंगे। अब रिस को काफी ज्यादा नींद आती है तो वो एलन के पास ही सो जाती है और एकदम से रिस उठ भी जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। बैट्रिस उसे ये कहती है, एक टाइम पे एलन तुम्हारा फियांसे था तो इसमें शर्माना क्या है? एलन भी कहता है, हाँ तुम आराम से सो सकती हो, लेकिन रिस को ऐसा नहीं करना था क्योंकि उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। जिसके थोड़ी देर बाद बैट्रिस और रिस दोनों ही सो जाते हैं। अब एलन ये याद करने लगता है जब वो पहली बार रिस से रॉयल बैंकेट में मिला था और रिस भी उससे जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। एलन सोचता है ऐसा क्यों है। रिस उसे बताती है कि उन दोनों की एंगेजमेंट पक्की हो चुकी है और अगले दिन ये लोग ग्रेलम सिटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे थे। और रिस बताती है कि उस ब्लैक स्मिथ का घर यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन बैट्रिस को ये घर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि अंदर से किसी भी हथौड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। एलन कहता है, तुम लोग पीछे रुको, मैं जाके चेक करता हूँ। और वो देखता है यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है तो ये तीनों अंदर चले जाते हैं। अब एलन उस एल्फ की बनाई हुई चीजों को देख रहा होता है, तभी उसे रिस की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है वो एल्फ बेहोश पड़ी हुई है। बैट्रिस उसे उठाकर कहती है, चिंता मत करो, ये अभी जिंदा है और ये बस थोड़ी सी बेहोश हुई है और ये इसके लिए नॉर्मल है क्योंकि जब भी ये काम करती है तो 3-4 दिन तक ना तो ये कुछ खाती है ना ही सोती है और इस वजह से अब ये काफी ज्यादा गहरी नींद में है। रिस अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके इसको उठा देती है। नोएल इन दोनों लड़कियों को तो पहचान जाती है लेकिन एलन उसके
इसके लिए नया था। बैट्रिस बताती है दरअसल ये हमारा एक टेम्परेरी बॉडीगार्ड है, और नोएल समझ गई थी कि इन लोगों को इसके लिए एक स्वॉर्ड चाहिए होगी, और वो यहाँ पे मना करती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट है। वैसे इसके पास पहले ही एक तलवार है। एलन कहता है ये मेरे से टूट चुकी है, और नोएल पहचान जाती है कि ये तलवार उसी ने बनाई थी, और वो अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करती है और वो इस तलवार को चेक करती है। उसे पता लगता है कि एलन ने इस तलवार को पूरी लिमिट तक इस्तेमाल किया है, इसलिए वो अपने मन को बदल लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो एलन के लिए एक न्यू स्वॉर्ड बनाएगी। लेकिन इस स्वॉर्ड को बनाने से पहले नोएल एलन से पूछती है क्या तुम्हें ऐसी तलवार चलेगी जो कि डिवाइन स्वॉर्ड से भी ऊपर हो, क्योंकि डिवाइन स्वॉर्ड को सिर्फ हीरो ही चला सकते हैं। और नोएल को ऐसा लगता है कि एलन डिवाइन स्वॉर्ड से भी पावरफुल स्वॉर्ड को चला सकता है, और भाई कोई भी ब्लैक स्मिथ ऐसे ही किसी के लिए डिवाइन स्वॉर्ड नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता लग गया था कि एलन काफी ज्यादा पावरफुल है और वो आसानी से इस स्वॉर्ड को चला पाएगा। इसलिए वो एलन से इसके लिए पूछ रही थी, और इतने अच्छे ऑफर को मना ही कौन करता, तो एलन उसमें मान जाता है। जिसके बाद नोएल फिर से अपने काम पे लग जाती है और इन तीनों को यहाँ से बाहर निकाल देती है। ये लोग डिसाइड करते हैं ये पास के ही विलेज में एक होटल लेकर रुकेंगे, लेकिन इन तीनों पर कोई नजर रख रहा था, और ये लड़की और कोई नहीं क्रोइक की हैचमैन की एक पार्टनर थी, और इस बंदे का नाम था होरस, और उसे पता लगा था कि रिस के साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। लेकिन यहाँ पर ये एलन को देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो इसके बारे में जानना चाहता है आखिरकार ये कौन है। फिर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि पास के एक होटल में रुके थे। इन लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो ये लड़कियां कहती हैं क्यों ना हम पास के एक गिल्ड में जाकर उस ड्रैगन से मिले हुए मटेरियल को बेच कर आएं। एलन उनकी बात मान जाता है और वो गिल्ड के लिए निकल जाता है। ये लड़कियां कहती हैं कि हमें मार्केट में घूमने जाना है, लेकिन इन लोगों का यहाँ पे आने का कुछ अलग ही रीजन था, और वो लोग एलन को इसमें नहीं घसीटना चाहते थे। अब एलन गिल्ड में आ गया था और वो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को इस ड्रैगन के मटेरियल दिखाता है। वो लड़की ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो इसे चेक कराने के लिए गिल्ड मास्टर के पास जाती है। तभी होरस भी यहाँ पर पहुंच गया था और वो एलन से पूछताछ करने लगता है। एलन को इन पे शक ना हो तो वो उससे झूठ कहने लगता है। पहले तो वो अपनी पार्टनर और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। दरअसल हम ट्रैवलर हैं और हम एडवेंचर स्टोरीज को कवर करते हैं। होरस उससे ये पूछता है क्या तुमने अकेले उस ड्रैगन को हराया था? एलन कहता है नहीं, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी थे। होरस सही गैस करता है कि उनके साथ एक हीरो भी थी, और ये एलन से और कुछ पूछने ही वाले थे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे पहुंच जाती है और ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। होरस ये समझ गया था एलन क्रोइक का लड़का है, लेकिन वो इस बात को लेकर सरप्राइज था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वो उस ड्रैगन से जिंदा बच के निकल गया। लेकिन माइलिन को ऐसा नहीं लगता, उसे एलन में कुछ गड़बड़ लगती है। अब अगले दिन ये तीनों नोएल से मिलने के लिए गए होते हैं, लेकिन नोएल दोबारा से वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। रिस अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे दोबारा से ठीक कर देती है, और नोएल बताती है कि उसने एलन के लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड बना दी है, और वो इसकी एक क्रिएटर है, तो वो इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल होता हुआ देखना चाहती है। लेकिन रिस उसे जाने से मना करती है क्योंकि अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर है। और जब नोएल बिल्कुल ठीक हो जाती है तो ये लोग स्वॉर्ड को चेक करने के लिए एक जंगल में आ जाते हैं। एलन को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि नोएल एक एल्फ होने के बावजूद भी एक ब्लैक स्मिथ है। नोएल उसे ये बताने लगती है जब वो छोटी थी तो वो अनाथ थी और उसे एक डॉर्फ ने अडॉप्ट किया था जिसका नाम वेनेसा था, और वेनेसा ने कभी भी नोएल को फोर्जिंग नहीं सिखाई थी। लेकिन तब भी नोएल उसे अपना मास्टर समझा करती थी, और नोएल को अपनी पर्सनल बातें बताने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, तो वो शर्माते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाती है। एलन को वहाँ पे होरस और माइलिन मिलते हैं, लेकिन नोएल उसे बुलाती है तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ तो सीक्रेट था जो कि होरस ने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ था, तो वो अपनी पार्टनर से कहता है कि इन दोनों पे नजर रखे। अब एलन अपनी नई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है कई सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर नोएल उस स्वॉर्ड को लेकर उसे एनालाइज करने लगती है, और वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक थी कि एलन ने इस स्वॉर्ड को इतने अच्छे से इस्तेमाल किया है कि ना तो इस स्वॉर्ड पे कोई स्क्रैच आया है और ना ही इसके ब्लेड डल पड़े हैं। लेकिन नोएल को एलन की और भी स्किल्स देखनी थी, तो वो जंगल में और आगे जाते हैं ताकि वो और भी बड़े मॉन्स्टर को हंट कर सके। और यहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा होता है। एलन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है इस कोहरे को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर बैठा होता है। नोएल ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो एलन से कहती है तुम कुछ भी करो लेकिन इस मॉन्स्टर को मार डालो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोएल अपनी मास्टर को रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मास्टर अपने काम में ही बिजी थी और वो लगातार तलवार बना रही थी और बिना कुछ खाए पिए ये इस काम को कर रही थी, और फाइनली इसने एक स्वॉर्ड को बना लिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एलन नोएल से कहता है मुझे पता है तुम चाहती हो मैं इसे मार दूं, लेकिन ये अभी सो रहा है और हम पे हमला भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे हमें किसी पे हमला नहीं करना चाहिए। और नोएल उससे कहती है मुझे इससे अपना रिवेंज लेना है क्योंकि इसने मेरे मास्टर को मारा था। और एलन कहता है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तलवार इस
को मार पाएगी। अब अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से पूछ रहा था आखिरकार आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे। रिस उसे ये बताने लगती है दरअसल हमारे किंगडम में एक रॉयल फैमिली का बंदा था जिसका कुछ टाइम पहले एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, बस उसका सर बचा था और हमें ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे एक डीमन हो सकता है, लेकिन एलन को ऐसा नहीं लगता। फिर हम होरस की पार्टनर को देखते हैं जो कि उसी वुल्फ के सामने खड़ी होती है। वो सोच रही थी आखिरकार ये एलन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये लड़की होरस को आगे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और इसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर को मारना नहीं चाहती। होरस कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उसे मारना नहीं पड़ेगा, और ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसको हिप्नोटाइज कर लेता है और इसे ऑर्डर देता है कि ये जाकर उसे मार दे। फिर हम नोएल को देखते हैं जो कि अब भी उस तलवार पे काम कर रही थी क्योंकि एलन ने उसे बता दिया था कि इसकी स्वॉर्ड में क्या क्या कमी है और वो चाहती है कि इस बार वो इस स्वॉर्ड को एक लेजेंडरी तरीके से बनाए ताकि इसमें कोई भी कमी ना रहे। और साथ ही साथ उसे अपना पास्ट भी याद आने लगता है जब उसकी मास्टर अपनी बनाई हुई तलवार से उसी वुल्फ से लड़ने के लिए जा रही थी। नोएल उन्हें रुकाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो अपनी स्वॉर्ड से इस वुल्फ पे अटैक कर रही थी, लेकिन इस वुल्फ का बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके मास्टर की स्वॉर्ड भी यहाँ पे टूट जाती है, जिसके बाद वो वुल्फ इसकी मास्टर को इसके सामने ही कच्चा चबा जाता है और ये देखकर नोएल अपने होश खो बैठती है। अब वो वुल्फ उस पर अटैक करने ही वाला था तभी बीच में हीरो आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो हीरो इस वुल्फ से फाइट करने लगती है और वो अपनी तलवार से इस वुल्फ को चोट पहुंचाने में भी कामयाब रहती है और वो ऐसे ही इससे फाइट करती है जिसके थोड़ी देर बाद वो इसे हरा भी देती है। अब वो नोएल से आगे पूछती है हे बच्चे क्या तुम ठीक हो, लेकिन नोएल बस एक ही बात कह रही थी आखिरकार कैसे मेरी मास्टर की स्वॉर्ड जिस पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था वो उस वुल्फ के सामने नहीं टिक पाई, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड ने उसे हरा दिया, ये कैसे हुआ। हीरो से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन नोएल उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो अपने आप में ही बात कर रही थी मैं एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और कभी भी नहीं टूटेगी। फिर प्रेजेंट में हम नोएल को देखते हैं जिसने उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को बना लिया था और अब वो स्वॉर्ड को लेकर जंगल की तरफ जा रही होती है और वो अपने मन में कहती है मुझे माफ करना इस स्वॉर्ड को ले जाने के लिए, और वो उस वुल्फ की तरफ बढ़ने लगती है। अब ये सीधा जाकर उस वुल्फ पे अटैक कर देती है, लेकिन ये वुल्फ यहाँ पर उड़ गया था और वो इसे दूर फेंक कर मारता है। इस तलवार को तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन ये लड़की थोड़ी सी घायल हो जाती है। अब ये वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि उसके साथ एक बंदा भी है और ये और कोई नहीं बल्कि होरस था। वो नोएल से कहता है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, और हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये वुल्फ तुम्हें खत्म कर देगा। नोएल ये सुनकर उससे कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाली, मुझे पता है तुम मेरी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, और हाँ मैं अपनी मास्टर का बदला लेकर रहूंगी। होरस ये सुनकर कहता है तुमने गलत टाइम पे काफी गलत फैसला लिया है और अब तुम्हें मरना पड़ेगा, और वो अपने वुल्फ से इस पे अटैक कराने ही वाला था। तभी एलन वहाँ पर पहुँच जाता है और इस वुल्फ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। होरस उसे देखकर कहता है ओ तो तुम भी यहाँ पर पहुँच गए, चलो ये भी अच्छा है क्योंकि तुम्हारी मौत भी यहीं लिखी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम कोई और हो, लेकिन मैं समझ गया कि तुम वही लड़के हो, और हाँ तुम मुझे देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। एलन उससे ये कहता है चलो ये तुम्हें पता लग गया है कि मैं पावरफुल हूँ, तो अब तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। होरस उससे कहता है तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मेरी एक साथी भी थी और प्रिंसेस और उसकी नाइट अभी अकेली है, तो मेरी साथी उन्हें मारने के लिए चली गई है। एलन कहता है हाँ मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा जरूर करोगे, तो मैंने पहले ही वहाँ पे जाल बिछा दिया है और अभी तक तो वो वहाँ पर फंस भी गई होगी और मेरे साथी उसे मार डालेंगे। इधर हम बैटरीज को देखते हैं जो कि उसी लड़की से फाइट कर रही थी। ये लड़की बैटरीज पे काफी ज्यादा भारी पड़ती है और उसे दूर फेंक कर मारती है। अब मौका देखकर ये प्रिंसेस को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है। प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, तुम हमें मारना नहीं चाहती। तभी बैटरीज पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है और ये लड़की यहीं पर बेहोश हो जाती है। इस तरफ एलन उस वुल्फ से फाइट करने के लिए तैयार था। हॉरस उससे ये कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस बेकार सी तलवार से मेरे वुल्फ को हरा पाओगे, और वो अपने वुल्फ से एलन पे अटैक करवा देता है। एलन उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उस वुल्फ का सर उसके धड़ से अलग कर देता है क्योंकि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी और ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिसे नोएल ने काफी मेहनत से बनाया था। और हॉरस ये देखकर यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। अब एलन ने नोएल को यहाँ पे बचा लिया था और वो उसे लेकर वापस जा रहा होता है। रास्ते में चलते चलते उसे प्रिंसेस मिलती है। प्रिंसेस एलन से पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो। एलन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने इसे बचा लिया। फिर अगले सीन में हम हॉरस की पार्टनर को देखते हैं। इन लोगों ने इसे यहाँ पे बांध के रखा होता है। रिस उसे ये पूछती है मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ था और तुम अपनी मर्जी से हमें नहीं मारना
मारना चाहती थी। तो बताओ इसके पीछे कौन है, कौन हमें मरवाना चाहता है। बैट्रिस ये कहती है हमें इसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसेस को मारने आई थी। प्रिंसेस कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने इसकी आंखों में देखा था, ये मुझे मारना नहीं चाहती थी। फिर हम साइड में नोएल को देखते हैं जो कि इनकी सारी बातें सुन रही थी और फिर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मास्टर ने उसे गोद ले लिया था। तो वो इस लड़की के पास आकर कहती है मैं इसे संभाल लूंगी, तुम इसे मेरे पे छोड़ दो और मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। नोएल कहती है कि मैं इसको अपने साथ रखूंगी और इसे काफी चीजें सिखाऊंगी, लेकिन बैट्रिस उसे ऐसा करने से मना करती है। नोएल कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इसका ध्यान रखूंगी और अगर ये ऐसा वैसा कुछ करती है तो मैं इसे पनिशमेंट भी दूंगी। और एलन ये बात सुनकर इस पे एग्री हो जाता है और वो कहता है चलो फाइनली अब ये सारा कुछ खत्म हुआ। अब एलन जंगल में आके अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है और इसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। फिर हमें होरस को भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आकर बैठ गया था और वो सोचता है मैंने वहाँ से भागकर काफी अच्छा काम किया, अगर मैं वहाँ पर कुछ देर और रुकता तो शायद मैं मारा जाता। और तभी उसे महसूस होता है कि उस पे किसी ने अटैक किया है तो वो उससे बचने के लिए नीचे कूद जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था कि आखिरकार उस पे किसने अटैक किया और ये अटैक इतनी दूर तक पहुंचा कैसे। तभी हम देखते हैं एक काफी बड़ा डीमन यहाँ पर पहुंच जाता है और उससे पूछता है ओ तो तुम ही हो वो इंसान, जिसके बाद वो होरस को वहीं पर मार देता है। अब एलन भी इस अटैक की आवाज सुनकर उस जगह पर पहुंच गया था। वो देखता है यहाँ पे एक हेड पड़ी हुई है और ये हेड उसी बुड्ढे की होती है। और अब वो डीमन एलन के डैड के पास पहुंच गया था। एलन का भाई उससे ये कहता है तुमने उस बुड्ढे को मारकर काफी अच्छा काम किया, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमारा सारा प्लान लोगों में बता देता। और अब तुम्हारा नेक्स्ट मिशन ये है कि तुम्हें प्रिंसेस और उसके सारे साथियों को खत्म करना होगा। फिर हमें प्रिंसेस रिस का एक पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो अपने अंकल के साथ कहीं पर जा रही थी, तभी अचानक उनके कैरेज पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और अंकल एल्फ्रिक उसे बचाने के लिए बाहर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। रिस ये सारा कुछ देख रही थी, तभी एक मॉन्स्टर उसके कैरेज पे अटैक कर देता है। तभी उसे बचाने के लिए उसके अंकल वहाँ पर आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर पे अटैक तो करते हैं लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर उसके अंकल पे जवाबी हमला करता है जिससे उसके अंकल काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में अंकल नदी के अंदर गिर जाते हैं। और इस तरह रिस ने अपने अंकल को खोया था। अब हम प्रेजेंट में इन तीनों को देखते हैं। ये एक गाँव में आए थे और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे और ये किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। एलन एक बंदे से पूछता है आखिरकार आज क्या है। वो बंदा कहता है हम अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। एलन कहता है आखिरकार ऐसा कौन करता है। बैट्रिस को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है तो वो इसके लिए अलर्ट हो जाती है। ये लोग उसे बताने लगते हैं अरे यार ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, ये तो हमारे एक तरह का फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में हम तो बस भूतिया कपड़े पहनते हैं और आग के सामने नाचते हैं। आप लोग इसे एक हैलोवीन फेस्टिवल मान सकते हो। रिस इन लोगों से पूछती है क्या आपने यहाँ पर किसी सिल्वर आर्मर वाले बंदे को देखा है, क्योंकि इसने अफवाह सुनी थी कि उस बंदे को यहाँ पे देखा गया है, लेकिन बदकिस्मती से गाँव वाले ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था और रिस को ऐसा लगता है कि शायद ये एक अफवाह थी। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी मूवमेंट थोड़ी सी अजीब सी थी। एलन ये चीज नोटिस करता है और उसे ऐसा लगता है जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आने से पहले नोएल के पास गए थे और उसे उन्होंने सारा मैटर समझाया कि वो जनरल सीरियल के मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई क्लू नहीं है। बैट्रिस कहती है अगर हमें छोटी सी भी चीज मिल जाए तो हम उससे उसका पता लगा सकते हैं। तभी नोएल को ये याद आता है कि उसके एक रेगुलर कस्टमर ने उसे ये बताया था पास के ही एक गाँव में गोस्ट है जो की सिल्वर आर्मर पहन के रखता है और उसके ऊपर खून के काफी ज्यादा धब्बे हैं और शायद उस गोस्ट को रॉयल फैमिली से कुछ दुश्मनी है और ज्यादातर वो रात में सिर्फ कब्रिस्तान में ही दिखता है। तभी अचानक माइलन कुछ गिरा देती है और बैट्रिस उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। इससे हमें ये तो क्लियर हो गया था कि बैट्रिस को भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन रेस ये क्लियर करती है कि वो गाँव में जाकर इस चीज का पता करेगी। एलन को ऐसा लगता है कि इसके पीछे शायद एक डीमन हो सकता है क्योंकि वो ही मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लेकिन माइलिन और रेस बैट्रिस को भूतों की बातें बता के डराने लगती है और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस विलेज में आए होते हैं। अब ये लोग कब्रिस्तान में जा रहे थे और बैट्रिस भी फुल फाइट के मोड में थी और वो अजीब सा बंदा इनका पीछा कर रहा होता है और वो बंदा इन सभी को इस विलेज के हेड के घर के पास ले जाता है और इस घर की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक हॉन्टेड हाउस है। एलन उससे पूछता है तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। वो बंदा कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नजर तुम पे पड़ी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग अब घर में आ गए थे। अब विलेज हेड उन्हें बताता है मैंने भूत वाली कोई भी अफवाह नहीं सुनी है। रिस ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहता है हमारे विलेज में अब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो तुम्हें एक रात यहाँ पे रुक के जाना
चाहिए। इस पर ये लोग भी मान जाते हैं। अब रिस जब सो रही होती है तो उससे दोबारा से वही सपने आने लगते हैं जहाँ पर वो अंकल एल्फ्रेड के साथ थी और ये उनके काफी ज्यादा करीब थी और वो अपने अंकल को अपने डैड जैसा समझती थी। एल्फ्रेड उसे ये बताने के लिए आया था कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा है और उसे अपने लोगों पे भरोसा रखना चाहिए। जितना वो उन पे भरोसा करेगी उतना ही वो उनसे कनेक्टेड रहेगी। तभी अचानक रिस की आंखें खुल जाती हैं और वो खिड़की के पास जाने लगती है और तभी उसे नीचे वही सिल्वर आर्मर वाला बंदा दिखता है। वो बंदा बिल्कुल एल्फ्रेड जैसा लग रहा होता है तो रिस उसका पीछा करने लगती है और वो अब कब्रिस्तान में भी पहुंच गई थी। लेकिन तभी अचानक यहाँ पे सारे मुर्दे खड़े होने लगते हैं और अब वो लिस पे अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी एलन आकर उसे नींद से उठा देता है क्योंकि वो नींद में काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। अब अगली सुबह ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और गाँव के सभी लोग गोस्ट वाली कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो गए थे। एलन उन्हें देखकर कहता है, बैट्रिस तुम तो एक नाइट हो, तुम्हें ये परंपरा रुका देनी चाहिए। वो कहती है, इससे किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये लोग बैठकर आराम से उन लोगों का डांस देख रहे होते हैं। तभी वो अजीब सा बंदा इनके पास आकर कहता है, यहाँ पर ऐसे बैठे मत रहो, इस फेस्टिवल को एंजॉय करो, जाओ वहाँ पर जाके डांस करो। रिस कहती है, मुझे अभी आराम करना है, तुम लोग जाके वहाँ पे डांस कर सकते हो। बैट्रिस और एलन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तभी रिस को पीछे से उसके अंकल की आवाज आती है और वो उसे फॉलो करते करते जंगल में पहुंच गई थी। अब अंकल एल्फ्रेड उसके सामने खड़े होते हैं और वो उससे कहते हैं, जंगल में ऐसे रात में आना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। रिस अपने अंकल को सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो अपने अंकल से पूछती है, आप इतने टाइम से कहाँ पर थे? हमने आपको ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन आपकी बॉडी भी हमें नहीं मिली थी। एल्फ्रेड उसे ये बताने लगता है, मुझे रॉयल फैमिली से बदला लेना था इसलिए मैं अपने आप को छुपा कर रख रहा था। और वो आगे कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे फादर तुम्हें मारना चाहते हैं। रिस के फादर उन सभी को टारगेट कर रहे थे जिनके पास इनबोर्न गिफ्ट्स हो, यानी कि स्पेशल पावर जो कि उन्हें जन्म के टाइम मिली थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिनके पास इनबोर्न पावर्स है वो पूरे किंगडम को खत्म कर सकते हैं। इसलिए रिस के फादर भी उसे मरवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसके पास इनबोर्न गिफ्ट है। एल्फ्रेड कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम मेरी साइड आ जाओ। रिस कहती है, अगर मैं अपने फादर से बात करूंगी तो हो सकता है इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। और वो कहती है, एल्फ्रेड ने मुझसे कहा था मुझे अपने लोगों पे भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर एल्फ्रेड उस पर अटैक कर देता है लेकिन तभी एलन आकर उसे बचा लेता है। एल्फ्रेड उसे देखकर कहता है, ये तो वही नल्ला बंदा है जो कि तुम्हारा एक्स फियोंसे था। एलन यहाँ पे कुछ नहीं सुनता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे उस चुंगल से आजाद करा देता है जो बंदा इसे कंट्रोल कर रहा था। रिस को समझ नहीं आता कि एलन ने यहाँ पर क्या किया। एल्फ्रेड ये बताने लगता है वो पहले ही मरा हुआ है और वो बताता है, दरअसल किंग रिस को नहीं मरवाना चाहते, जो उसे मरवाना चाहता है असल में वो डीमंस हैं। और हाँ, मेरी जो दुश्मनी है रॉयल फैमिली के साथ वो तो असल में है। एल्फ्रेड क्योंकि एक सेकंड बोर्न था तो उसके बड़े भाई को यहाँ पे किंग बनाया गया और काफी लोगों ने उनके बीच में दरार डालने की कोशिश की। तो एल्फ्रेड ने ये डिसाइड किया कि वो एक नाइट बनेगा ताकि वो अपने दम पर अपना नाम कमा सके। अब एल्फ्रेड के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो वो एलन से दो रिक्वेस्ट करता है, पहला कि वो रिस का ध्यान रखे और दूसरा वो उससे फाइट करे क्योंकि वो देखना चाहता है कि एलन कितना ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली एलन इस फाइट को जीत जाता है। उसके अंकल यहाँ पे ढेर हो गए थे और वो रिच से कहते हैं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। अब एलन विलेज चीफ से मिलने के लिए गया था और जब वो पहली बार इस विलेज में आया था तो उसे पहले ही पता लग गया था कि यहाँ के जितने भी गाँव वाले हैं वो सारे के सारे मुर्दे हैं और इनको विलेज चीफ ही कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, विलेज चीफ एक डीमन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा हो। डीमन एलन से ये कहता है, तुम्हारी सोच काफी ज्यादा सिंपल है और वो अपने मुर्दों को बुलाकर एलन पे अटैक करवा रहा होता है ताकि वो एलन को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा सके। लेकिन एलन सभी मुर्दों को उसके जाल से छुड़वा देता है और साथ में उस डीमन को भी यहाँ पे मार देता है, जिसके बाद उसमें से उसे एक स्टोन मिलता है। अब वो डीमन एलन के डैड को आगे बताने लगता है कि वो इस बार भी इस प्लान में फेल हो चुके हैं। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हमारे प्लान में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला क्योंकि आर्क बिशप का सर अब हमारे हाथों में है। अब ये लोग फिर से नोएल के विलेज में जाने लगते हैं। एलन उस पत्थर को चेक कर रहा था और उसे पता लगता है इसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो ब्रैड की है, यानी कि इसके भाई की। और हमें पता लगता है कि अंकल की बॉडी का सर ही उनकी असली बॉडी का हिस्सा था और जिस जनरल का मर्डर हुआ था उसकी सिर्फ बॉडी मिली थी और सर गायब था। अब एलन को इसमें कुछ कनेक्शन लगने लगता है। तभी प्रिंसेस रिस को एक मैसेज मिलता है, जनरल सीरिल अब वापस आ चुके हैं, लेकिन जो मर चुका है वो वापस कैसे आया। फिर हम एलन के पास्ट को देखते हैं। एलन का छोटा भाई था ब्रैड, जो कि हमेशा उससे चिढ़ता था। वो छोटी छोटी बातों पे उससे गुस्सा हो जाया करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसका बड़ा भाई एलन उसे हमेशा नीचा दिखाता है, जैसे कि बाकी के लोग उसके साथ करते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं था और उसे एक फेलियर के नाम से जाना जाता था। और एक दिन जब ब्रैड अपने फादर क्रोइक से मिलने के लिए जाता है, वो
वो उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं सारे गॉड्स और इस किंगडम से बदला लेकर रहूंगा। ब्रैड को तब से ये लगने लगा कि वही सिर्फ एक अकेला है जो कि यहाँ पे राज कर सकता है और वो अपने फादर के प्लान में उनकी मदद करने लगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये खबर पूरे किंगडम में फैल गई थी कि जनरल सिरिल अब वापस आ चुके हैं और लोग यही बात कर रहे थे अगर वो मारे जा चुके हैं तो वो वापस कैसे आए। अब ये बात कैप्टन एडवर्ड तक भी पहुँच गई थी। उनका असिस्टेंट उससे ये पूछता है आपको क्या लगता है जनरल सिरिल क्या सच में वापस आ गए हैं या फिर उनके भेष में कोई बहरूपिया है। एडवर्ड कहता है हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रीमियम नाइट्स हैं और हमारा सिर्फ एक ही काम है उन लोगों को रोकना जो कि इस किंगडम के लिए बुरा चाहते हैं। और अगर सच में जनरल सिरिल यहाँ पे होते तो वो भी ऐसा ही करते, तो हमें उनकी बातों को याद करके उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अब ये लोग चलते हुए एक सुनसान सी गली में आ गए थे और यहाँ पर एक अजीब सा बंदा होता है। क्लार्क को ऐसा लगता है कि ये उन पे हमला करेगा, लेकिन एडवर्ड उसे रुका लेता है क्योंकि ये एक आर्च बिशप है। वो बुढ़ा एडवर्ड से कहता है मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा अथॉरिटी वाला था। तो एडवर्ड उसकी बात मान जाता है, लेकिन क्लार्क को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। एडवर्ड उससे कहता है हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए और हाँ वैसे मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। अब आर्च बिशप उसे एक खंडर सी हवेली में ले आया था। एडवर्ड उससे ये पूछता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, लेकिन आर्च बिशप उसे ये कहता हुआ यहाँ से निकल जाता है कि मेरा काम बस इतना ही था। तभी अचानक क्रोइक उस पे हमला कर देता है, लेकिन एडवर्ड भी काफी ज्यादा तेज था तो वो आसानी से उसके हमलों को रोक लेता है। और एडवर्ड क्रोइक को पहले से जानता था और ये लास्ट टाइम तब मिले थे जब क्रोइक की बीवी का फ्यूनरल था। एडवर्ड क्रोइक से ये पूछता है तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। क्रोइक कहता है आर्च बिशप पहले ही मेरे चुंगल में है, और इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है। अब एडवर्ड ये समझ जाता है कि सच में क्रोइक ने कुछ किया होगा। क्रोइक अपनी बीवी की मौत याद करने लगता है और वो कहता है उसे इस दुनिया की जरूरत नहीं है। अब ब्रैड को भी वो टाइम याद आने लगता है जब उसने अपनी माँ को मरा हुआ देखा था। क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा था तो उसको समझ नहीं आया था कि उसकी माँ सो क्यों रही है। एलन ने उसे बताया था कि उसकी माँ अब मर चुकी है, क्योंकि ब्रैड एक फेलियर था और अब उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। तो वो अपने भाई से पूछता है ये फेलियर क्या होता है। एलन उसे इस बात पे ना ध्यान देने के लिए कहता है क्योंकि लोग ऐसे ही फालतू के कमेंट करते रहते हैं, लेकिन ब्रैड एलन की बात पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके फादर भी उसे एक फेलियर मानते थे। और उसके बाद ब्रैड का लेवल अब एलन से पहले हो गया और ब्रैड खुद एलन को एक फेलियर मानने लगा। लेकिन ब्रैड एक दिन एलन से ये पूछ लेता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि लोग तुम्हें फेलियर कहते हैं, लेकिन एलन को किसी की भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, तभी अचानक इसके पास एक बंदा आता है और वो इसे बताने लगता है कि हमारा प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे हमने सोचा था। और ब्रैड तुम्हारी साइड का प्लान कैसे चल रहा है। ब्रैड उसे ये बताने लगता है हमने आर्च बिशप को कंट्रोल कर लिया है और उसकी मदद से हमने एडवर्ड को भी अपने झांसे में ले लिया है, लेकिन एडवर्ड का जो गिफ्ट है वो यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी की भी पावर को कैंसिल कर सकता है। ब्रैड कहता है इस बात की टेंशन मत लो, मेरे फादर उसे संभाल लेंगे और अगर वो इसमें फेल हुए तो मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे भी अपने कब्जे में ले लूंगा। तभी एक बंदा आकर उसे ये बताने लगता है कि हीरो अब वापस आ चुकी है तो हमें अपने प्लान को स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी पहले वाला बंदा ये कहता है मैं तुम्हारी इस प्लान में हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अकीरा उस बच्ची के साथ यहाँ पर आ गई थी और वो यहाँ पर रहने का सोच रही थी, लेकिन उसे सेंस होता है कि कोई उन पे नजर रख रहा है तो वो उस बच्ची को लेकर एक सुनसान इलाके में आ जाती है। अब अकीरा उन लोगों को बाहर बुलाती है क्योंकि उसे पता था ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए आए थे। क्योंकि अकीरा एक हीरो है तो ये चारों मिलकर भी उसे नहीं मार पाएंगे, तो वो इसलिए एक स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है जिससे इस बच्ची को प्रॉब्लम होने लगती है। अब डीमंस अकीरा से ये कहने लगते हैं तुम इस लड़की को जिस गाँव से लेकर आई हो वहाँ पर सभी लोगों की बॉडी पर एक मैजिक मार्क है और ये मैजिक मार्क उनकी लाइफ को इस्तेमाल करके उन्हें एक बॉम्ब बना देता है और जैसे ही आग इस लड़की को छुएगी वो फट जाएगी। लेकिन अकीरा डिसाइड करती है कि वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगी और डीमंस उन पे अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हम क्लार्क को देखते हैं। तभी उसके सामने भी एक मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है और क्लार्क अपने सोल्जर्स को उस पे अटैक करने से रुकाता है क्योंकि उसे पहले ही सेंस हो गया था कि ये सामने वाला बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। वो बंदा क्लार्क से ये कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे हार्म पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पे दुनिया की रियलिटी बताने के लिए आया हूँ। फिर हम जनरल सिरिल और बिशप को देखते हैं जिन्हें ब्रैड कंट्रोल कर रहा होता है। बिशप सबसे ये कहने लगता है गॉड हमसे झूठ बोल रहे हैं, जो भी उन्होंने इंसानों को पावर्स दी है वो असल में कोई गिफ्ट नहीं है। अब सिरिल सबको ये समझाने लगता है मान लो तुम कुछ और बनना चाहते थे लेकिन गॉड की गिफ्ट की वजह से तुम वो नहीं बन पाए, इस वजह से ये कोई गिफ्ट नहीं है, तुम एक गॉड की कठपुतली बन गए हो तो तुम्हें ना चाहकर भी वो
चीज करनी पड़ रही है जिसके लिए तुम नहीं बने हो। बिशप सबसे ये कहता है गॉड के चंगुल से बचने का भी एक रास्ता है, लेकिन पब्लिक को तो ये पता था कि गिफ्ट एक काफी पावरफुल एबिलिटी है जिससे किंगडम को बचाने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो पब्लिक का डाउट क्लियर करने के लिए जनरल सिरिल ब्रैड को आगे बुलाता है। ब्रैड अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मॉन्स्टर को बनाता है। जनरल सिरिल सबको ये बताने लगता है इस मॉन्स्टर के अंदर 10,000 सोल्जर जितनी पावर है, लेकिन ये सारे लोग ये सोच रहे थे ये ऐसे ही अपनी पावर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। ब्रैड कहता है नहीं, तुम लोग कर सकते हो अगर तुम मेरी स्पेशल एबिलिटी मैरियोनेट का इस्तेमाल करो, और इसकी जो एबिलिटी है वो दूसरों की एबिलिटी को बाहर निकाल सकती है, और ये एबिलिटीज उनके गिफ्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट होंगी। ये बात सभी लोगों को ठीक लगती है, लेकिन अगर ब्रैड मर जाएगा तो उसके जाने के बाद क्या होगा? ब्रैड कहता है कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारी साइड डीमंस हैं, और लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ब्रैड अब सबको शांत कराता है और इनसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीमन अब हमारे साथ हैं और इन्होंने ही हमें इन एबिलिटीज के बारे में बताया है। और ब्रैड सबसे ये कहता है अब आप लोग डीमन के साथ काम करो और अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करो, और हाँ इन गिफ्ट से आजाद हो जाओ। इधर क्रोइक एडवर्ड पे भारी पड़ रहा था। एडवर्ड ये समझ जाता है ये अपनी गिफ्ट की पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि ये अपनी लेवल की पावर को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए क्रोइक एडवर्ड को समझाने लगता है गिफ्ट से पावरफुल होता है लेवल, अगर उनका लेवल बढ़ेगा तो उनकी आत्मा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी जिससे वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस बन सकते हैं यानी कि गॉड। फिर हम क्लार्क को देखते हैं, ये बंदा उसे वही बातें बता रहा होता है जो ब्रैड ने वहाँ पे लोगों को बताई थी, लेकिन क्लार्क ये कहता है हम एक नाइट है और हमारा काम है इस किंगडम को बचाना। जिसके बाद ये बंदा एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, और जब ये डीमन उसे मारने ही वाला था तभी वहाँ पर बैटरिस पहुँच जाती है। अब यहाँ पे क्रोइक ने एडवर्ड को बिल्कुल हरा ही दिया था और वो उसे मारने वाला था, तभी अकीरा आकर उसे बचा लेती है। और जब डीमंस ने अकीरा पे फायर से अटैक किया था तो इसके आसपास एक शील्ड बन गई थी जो कि अकीरा ने इसकी स्वॉर्ड में डाली थी ताकि वो किसी भी मुसीबत से बचती रहे। और ब्रैड को ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान सही से काम कर रहा है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एलन पहुँच जाता है। अब एलन अपनी जेब में से एक होलोग्राम डिवाइस निकालता है जिसमें मैट्रेस दिख रही थी, और वो इसे सब पब्लिक को दिखाता है ताकि वो लोग इसकी बातें सुन सके। बैट्रिस उस डीमन के सामने थी जो कि उससे पूछती है तुमने ड्यूक वेस्टफील्ड के साथ मिलकर पहले जनरल को मरवा दिया और अब तुम प्रिंसेस के पीछे हो, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? वहीं माइलिन भी अपने इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। डीमन उसे मारने से पहले ये सारा कुछ बताने लगता है और वो बताता है कि हम उन लोगों को मार रहे हैं जो कि गिफ्ट के साथ पैदा हुए हैं, जैसे कि जनरल और प्रिंसेस, क्योंकि ये लोग हमारे लिए आगे प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों के दिमाग से खेलेंगे और हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे जिससे वो खुद ही अपने गिफ्ट को त्याग देंगे। अब एलन के लिए इतना कुछ काफी था ब्रेड का प्लान एक्सपोज करने के लिए, और इतने में ब्रेड खुद ही बोल पड़ता है तुम्हें मेरे प्लान में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और प्रिंसेस भी सभी को ये बताती है कि ब्रेड ने जो यहाँ पे मॉन्स्टर समन किया है वही मॉन्स्टर उसने प्रिंसेस को मारने के लिए भेजा था। अब ब्रेड का प्लान यहाँ पे फेल हो चुका है और वो इसका सारा इल्जाम एलन पे डालता है। अब ब्रेड अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन एलन तभी उसके मैजिक को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर को आगे बुलाने लगता है। जिसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। प्रिंसेस सभी से कहती है कि तुम्हें एक सेफ एरिया में जाना चाहिए। एलन अपने आप को यहाँ पे कसूरगार ठहराता है क्योंकि उसने ब्रेड पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने ब्रेड से ये जरूर कहा था अगर वो कोई गलत रास्ता चुनेगा तो ये उसे जरूर रोकेगा, और अब वो टाइम आ चुका था। अब ब्रेड एलन पे अटैक कर देता है, लेकिन एलन उसकी स्ट्रिंग्स पकड़ के एक ही पंच में उसे सुला देता है। अब ब्रेड को रोकने के बाद यहाँ पे सारी चीजें अंडर कंट्रोल आ चुकी थी। एलन रिस को ये कहता है तुम्हें यहाँ पे सारा कुछ संभालना होगा क्योंकि मुझे अभी अपने डैड को रोकने जाना है, लेकिन लिस भी यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में होती है क्योंकि इस सिचुएशन से एलन की फीलिंग भी हर्ट हो सकती है। लेकिन एलन याद करता है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया है और वो कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बैट्रिस उस डीमन से फाइट कर रही थी, लेकिन ये डीमन उसका कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि मैट्रेस इनविजिबल होकर फाइट कर रही थी, और डीमन को भी समझ आ गया था कि ये माइलिन की पावर का इस्तेमाल कर रही है और ये उसके सामने नहीं टिक पाएगा, तो वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी माइलिन अपना डैगर उस पे फेंक के मारती है और बैट्रिस इसी चीज का फायदा उठाकर उसको वहीं पे मार डालती है। अब क्लार्क बैट्रिस से सारा कुछ पूछने के लिए आता है और वो उसे थैंक्स भी कहता है उनकी मदद करने के लिए। बैट्रिस कहती है अभी बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि सारे डीमंस यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और नोएल भी अपने बहुत सारे वेपन्स के साथ वहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन इस प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो बहुत ही अलग सी पावर को रेडिएट कर रहा था। अब एडवर्ड और अकीरा मिलकर उसे हराने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। एडवर्ड अकीरा को बताने लगता है कि क्रैग के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है, लेकिन इस स्किल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा कंसंट्रेशन चाहिए होगा, जो कि वो इस फाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। एडवर्ड क्रैग से ये कहता है, तुम्हारी वाइफ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम ये रास्ता अपनाओ। क्रैग ये कहता है, मैंने ये पहले ही फ्यूचर देख लिया था कि मेरी वाइफ मरने वाली है और मैंने उसे बचाने के लिए काफी चीजें ट्राई भी की, लेकिन वो सारी ही बेकार गई। और क्रेग को ऐसा लगता है कि ये सारी गलती गॉड्स और उनकी गिफ्ट की है, क्योंकि उसकी वाइफ की जो स्पेशल पावर थी वो थी होली ग्रे या सैक्रेड मदर। इस गिफ्ट की वजह से सभी लोगों को ये यकीन था कि मारी जिसको जन्म देगी वो एक हीरो होगा, लेकिन उसने एलन को जन्म दिया जो कि एक फेलियर था। इसलिए क्रेग गुस्से में आकर सारे गिफ्ट्स को दुनिया से खत्म करना चाहता है और वो अपनी लाइफ फोर्स को भी एक्सचेंज कर लेता है ताकतवर बनने के लिए। अब अकीरा उसे रोकने के लिए उस पे लाइटनिंग पावर से अटैक करती है। एक टाइम पे दोनों की पावर बिल्कुल सेम ही लेवल पे थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्रेग की पावर अकीरा को हरा ही देती है। अब यहाँ पे सिर्फ एडवर्ड बचा था और उसे पता था क्रेग को पावर मिलने का सोर्स है डीमंस, और वो उसे कहता है अगर तुम नहीं रुके तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन क्रेग यहाँ पे नहीं रुकता और वो एडवर्ड पे अटैक कर देता है। इस अटैक को झेलने के बाद एडवर्ड को ऐसा फील हो रहा था कि डार्कनेस उसे निगल रही है और वो क्रेग को अपनी बातों से समझाने की ट्राई करता है, लेकिन क्रेग उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे वहीं पर मार डालता है। अब अगली बारी थी अकीरा की और वो अकीरा पे भी अटैक कर देता है, लेकिन तभी एलन आकर उसे बचा लेता है। क्रेग ये देखकर हंसने लगता है कि उसका नाकाम बेटा उसे रोकने के लिए आ गया है। अब वो एलन पे भी काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन एलन उसके अटैक को काफी आसानी से रुका लेता है। क्रेग उससे ये पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? एलन कहता है, तुम मुझे पहले से ही जानते हो, मैं और कोई नहीं बल्कि एक फेलियर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता और मेरी माँ भी ऐसा नहीं चाहेगी। क्रेग ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलन से कहता है, मारियल का नाम तुम अपनी जुबान से कभी मत लेना। और क्रेग काफी खतरनाक अटैक एलन पे कर देता है। एलन जब इस वार को रुका रहा होता है तो वो क्रेग के अंदर का गुस्सा और नफरत को महसूस कर पा रहा होता है, लेकिन यही नहीं, क्रेग कितना ज्यादा उदास था और वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता था, एलन ये भी फील कर पा रहा होता है। और ये चीज किसी की भी कमजोरी बन सकती है और ये किसी को भी बदल सकती है, और एलन इस चीज को अच्छे से जानता है, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि एलन पे डिपेंड करते हैं और एलन उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल आया। एलन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके क्रेग पे अटैक करता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता। लेकिन क्रेग जो पावर इस्तेमाल कर रहा था वो उसी से खुद को भी मार रहा था, और अब आखिरी बार उसके अंदर जितनी भी पावर थी वो एक साथ उसको रिलीज कर देता है ताकि वो एक साथ सब चीजों को खत्म कर सके। लेकिन एलन क्रेग को रोकने के लिए उस मैजिक से बने हुए बवंडर में घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद एलन क्रेग का जो मैजिक सेंटर होता है उसे ढूंढ निकालता है और उसी के साथ वहीं पर उसे खत्म कर देता है, और इससे जो तबाही होने वाली थी वो भी यहाँ पे रुक जाती है। अब क्रेग भी वहाँ पे वापस आ गया था और धीरे धीरे वो राख में मिल रहा था। वो एलन से कहता है उसके नसीब में जो लिखा हुआ था वो उसने करके दिखा दिया, और वो अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी वाइफ को ही याद कर रहा था। अब थोड़े टाइम बाद एलन किंग से मिलता है, क्योंकि एलन ने पूरे कैपिटल को बचाया है तो किंग उसे ड्यूक का टाइटल दे देता है, लेकिन एलन इसके लिए मना कर देता है। और किंग को भी पता था कि एलन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसने रिस से एलन के बारे में काफी चीजें सुनी होती हैं। एलन सोचता है कि वो ग्रेन होल दोबारा से जाएगा, लेकिन उसके साथ चलने के लिए रिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि जब एलन ने ड्यूक बनने के ऑफर को रिजेक्ट किया तो रिस को वो टाइटल लेना पड़ा, और अब वेलफेट फैमिली की जितनी भी टेरिटरी है वो अब रिस मैनेज करेगी। और नोएल पूछती है आखिरकार बैट्रिस का क्या हुआ, और वो कहती है कि बैट्रिस रॉयल फैमिली की बॉडीगार्ड है, और क्योंकि अब वो रॉयल फैमिली में नहीं रही तो बैट्रिस अब उसकी बॉडीगार्ड नहीं है। और हाँ, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरे पास आने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगी, और वो वेस्ट वेल टेरिटरी जाने के लिए निकल जाती है।